अजब तरह के हालात हैं। देश की बनावट कुछ इस तरह की है कि हर 50 किलोमीटर के बाद जबान चेंज हो जाती है, हर 100 किलोमीटर के बाद लिबास चेंज हो जाता है। मुल्क के बनाने वालों ने आजाद हिंदुस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशन को तरतीब दिया है। देश इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, विकसित होना चाहिए। कांग्रेस ने अपने जमाने में जो काम किए हैं वो देश को एक रखने, अखंड भारत बनाने और देश को विकसित करके दुनिया में उसका नाम रोशन हुआ है। कभी कभी कुछ गलतियां सरकारों से होती हैं जिसका हम एतराफ करते हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधारने और कांग्रेस को माइनॉरिटीज के ताल्लुक से समस्याओं के समाधान के लिए बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें बनी हैं। मुख्य रूप से उन तंजीमों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम मजलिस मुशावरत है, जमात इस्लामी हिंद है और इस तरीके की कई सारी जमात उलमा हिंद है, तंजीमें हैं जो मौका बमौका हमारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाती रही हैं। पता नहीं क्यों किन हालात में कैसे देश के सारे लोगों ने मिलकर के कांग्रेस को बरतरफ करके भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करके और बीजेपी को सरकार और सत्ता सौंप दी। इन पिछले 10 सालों में, जिसकी डिटेल में जाने का अभी समय नहीं है, सबने ये फील किया कि भारत आइडिया ऑफ इंडिया को खोता जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक लोगों के प्रति मान्यताएं थी, भारतीय जनता पार्टी उसको भी खत्म करती जा रही है। महात्मा गांधी की जो सोच थी देश के प्रति और देश के बाद देश के लोगों के प्रति, उसको बदल करके देश को एक रंग में रखने की तैयारियां की जा रही हैं। अल्पसंख्यकों के साथ विशेषकर खुलेआम जुल्म हो रहा है, लिंचिंग की जा रही है, मारा जा रहा है, कपड़े देखकर उनको पहचाना जा रहा है, खाना देख करके उनके नाम और उनके काम तय किए जा रहे हैं। इन तमाम बातों पर जब ये जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं, मस्जिदें बंद की जा रही हैं, इन मुस्लिम तंजीमों को खुलकर उसका विरोध करना चाहिए था। भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके बात करना चाहिए था कि देश जा कहां रहा है। गरीब गरीब तर होता जा रहा है, किसान सड़कों पर मारा जा रहा है, युवाओं से रोजगार छीना जा रहा है, रोजगार देने की बात तो छोड़िए, रोजगार छीना जा रहा है, महिलाओं के साथ खुलेआम जिनसी इस्तेसाल किया जा रहा है। इन हालात में जब कोई बोलने वाला नहीं रहा, तब लोगों को इस चीज की जरूरत महसूस हुई। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग, कुछ वकाला, कुछ डॉक्टर्स, कुछ इंजीनियर्स, कुछ फॉर्मर मिनिस्टर्स और कुछ पढ़े लिखे लोगों ने मिल बैठ करके ये तय किया कि एक मुल्क भर के जिम्मेदारों का इजलास दिल्ली में होना चाहिए और इस पर डिस्कशन होना चाहिए कि आइडिया ऑफ इंडिया है क्या, देश किस समत में आगे बढ़े। 29 मई 2022 को दिल्ली के ऐवान गालिब में जब मोहतरम अदीब साहब ने, जो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने इस बात की कॉल दी कि हिंदुस्तान भर के तमाम रियासतों के लोग आए, बैठे और ये विचार करें कि हमको क्या करना चाहिए। हमें ये जानकर बड़ी खुशी हुई, उसमें मैं भी पहले दिन से इन्वॉल्व था, कि ऐवान गालिब की 750 कुर्सियां कैसे भर गईं, कैसे 25-26 स्टेट के 500-700 लोगों ने इकट्ठा होकर के दिन भर विचार किया इस बात पर कि हमको किस समत में आगे बढ़ना है, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, क्या ज्यादतियां हो रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किस तरह की खिलवाड़ हो रही। खुशी की बात यह है कि उसमें जिन लोगों को बुलाया था गेस्ट के हिसाब से, वो सब लोग उन्होंने शिरकत की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब उसमें तशरीफ लाए, सलमान खुर्शीद साहब उसमें तशरीफ लाए, के रहमान खान साहब उसमें तशरीफ लाए, शफीकुर रहमान बर्क उसमें तशरीफ लाए, कुंवर दानिश अली उसमें तशरीफ लाए, उलमाए किराम में मुफ्ती मुकर्रम साहब उसमें तशरीफ लाए, मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब जो आला हजरत खानवादे के बड़े जिम्मेदार शख्सियत है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने उसमें शिरकत फरमाई। बड़ी बड़ी शख्सियतों ने, उसमें जजेस भी थे, उसमें वकला भी थे, उसमें डॉक्टर्स भी थे। सबने मिल बैठ करके ये तय किया कि हमको कुछ न कुछ करना चाहिए, कोई एक ऐसी तंजीम जरूर बननी चाहिए जो इन तमाम मुद्दों पर, जो आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर के आगे बढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आगे बढ़े, दस्तूर की चीजों को लेकर के आगे बढ़े और बिलखुसूस हमारे वो बहुत सारे नौजवान तलबा जो जेलों में बंद हैं, उनके साथ नाइंसाफियां हो रही हैं। बड़ी रकम न होने की वजह से वो बिला वजह जेलों में बंद है, बाहर नहीं आ रहे।
उन तमाम चीजों को, समस्याओं को सामने रख करके सोशल मीडिया पर कैसी कैसी बातें की जा रही हैं जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। लेकिन चूंकि जमाना सोशल मीडिया का है, मोदी मीडिया के नाम पर मीडिया तो एक तरह से वही लिखता है जो मोदी जी कहते हैं या सरकार कहती है। उनको जो चीजें चाहिए वो वही फराहम कर सकते हैं। तो ऐसा महसूस हुआ कि देश में इस वक्त एक ऐसी तंजीम की जरूरत है जो इस आवाज को बुलंद करे, जो गरीबों को, मजदूरों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, उनकी आवाज को बुलंद करे, और जो एक वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उन लोगों को साथ लेकर के और उनकी समस्याओं पर ध्यान दे। उस ऐवान गालिब के इजलास के बाद फिर उन लोगों को ऐसा लगा कि अब एक तंजीम वजूद में आनी चाहिए, और उस इजलास की जो मुशावरती तजावीज थी, जो उस इजलास में ज़ेरे बहस चीजें आई थी, उसके बाद ये नाम सामने आया और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के नाम से हम अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ें, दस्तूर हिंद की रोशनी में हम कैसे अपनी आवाज को उठाएं और सरकार के सामने अपनी जायज मुतालबात को कैसे रखें, इस पर यह तंजीम बेसिकली वजूद में आई है। और मैं समझता हूं कि पिछले 6 महीने में, मई के बाद दिसंबर चल रहा है, 7 महीने के अपने वजूद में, अपने नौजायदापन में जो काम इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स ने अपने हाथ में लिए और जिस तरह से मुल्क भर के मुख्तलिफ रियासतों में प्रोग्राम्स करके और पजीराई हासिल की, उससे ऐसा लगा कि लोगों को इसका इंतजार था। हमने पहली बार मुंबई के जिमखाना क्लब में 2 महीने के बाद एक इजलास रखा। मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के बड़े जिम्मेदार लोग उसमें मौजूद थे। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में सबने ये कहा कि इस काम को तक़वियत देने, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और वहीं पर कुछ लोगों ने ये ऑफर किया कि अब हम इसको इसके बाद किसी दूसरी स्टेट में रखें। उसका दूसरा प्रोग्राम हैदराबाद में हुआ। मैं खुद हैदराबाद में और बॉम्बे में मौजूद रहा हूं। हैदराबाद में जब अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन में ये प्रोग्राम हुआ है, सारे लोग, जितने लोग हैदराबाद के, तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश के थे जिम्मेदार लोग, उन्होंने सबने उसमें शिरकत फरमाई। आईएमसीआर का वजूद मुसलमानों के लिए नहीं है। आईएमसीआर बनाई जरूर मुसलमानों ने है, लेकिन ये हिंदुस्तान के उन तमाम अवाम के लिए है जो इस वक्त अपने आप को कहीं न कहीं अकेला महसूस कर रहे हैं, जो इस वक्त जिनको डराया धमकाया जा रहा है, जिनके साथ कहीं न कहीं नाइंसाफी हो रही है, समाज के किसी भी वर्ग से हो। आईएमसीआर ये फील करती है कि इस वक्त इस देश को बचाने के लिए हमें सबका साथ चाहिए। वहां इस बात का भी जिक्र हुआ कि हम गैर मुस्लिम साथियों को भी अपने साथ जोड़ें, लेकिन हमारे जिम्मेदारों ने, जिनमें सलमान खुर्शीद साहब हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, अदीब भाई हैं, सब लोगों ने ये फील किया हुआ है कि हम पहले अपनी इस कौम को, जिसकी कोई आवाज नहीं रही है, जिसका जो डरी हुई है, सहमी हुई है, खौफजदा है, इसको खौफ से बाहर निकालें। हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों के बिना इस देश में कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे बिना कुछ नहीं कर सकते। हम एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। बिना इत्तेहाद के, बिना हमारे आपसी लगाव के, बिना यगानगत के, हमारा तो मुल्क ही अनेकता में एकता का प्रदर्शाता है हर चीजों को। तो हम लोगों की ये सोच है कि कुछ भी करके और हम इन तमाम इश्यूज पर अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ भी मिल बैठ करके डिस्कशन करें, चर्चा करें, और अपने मुस्लिम भाइयों के साथ भी चर्चा करें कि हम कैसे इस वतन को, दस्तूर की पामाली को, वतन को बचा सकते हैं और दस्तूर की पामाली को बचा सकते हैं। उसके बाद फिर लोगों का यह ख्याल हुआ कि अब हम लोगों को, वो लोग जो मुल्क में सभ्यता, सामान्यता, मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने बड़े काम किए हैं, उनको हम लोगों को सम्मानित करना चाहिए। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत की उन 3 विभूतियों को सम्मानित किया गया जिन्हें डिफरेंट नामों से जाना जाता है। एक सरदार जी थे, एक वकील साहिबा थी और त्रिपाठी जी थे। इन लोगों को हमने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर सम्मानित करके ये संदेश देने की कोशिश की कि वो लोग जो जमहूरियत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं,
जो कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे हैं, उन लोगों को हम सम्मानित करें। उसमें सैयदा हमीद साहिबा, मोहतरम सलमान खुर्शीद साहब, मोहतरम अदीब साहब और देश की मुख्तलिफ रियासतों से तकरीबन 100-150 लोगों ने शिरकत की थी और बड़ा कामयाब प्रोग्राम हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। फिर उसके बाद लखनऊ से ये आवाज आई उत्तर प्रदेश से कि अब हम लोगों को एक चौथा प्रोग्राम लखनऊ में करना चाहिए। मैं खुद वहां जाकर के 8 दिन मौजूद रहा, लोगों से मुलाकातें की, हर वर्ग और हर तबके में यह इसको सराहा गया और लखनऊ के बापू भवन के सामने सहकारिता भवन में इतना आलिशान प्रोग्राम हुआ जिसमें हिंदुस्तान की तमाम बड़ी शख्सियतें मौजूद रही, फारूक अब्दुल्ला साहब समेत सलमान खुर्शीद साहब और के रहमान खान साहब और अजीज पाशा साहब, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने शिरकत फरमाई और सबको ऐसा लगा कि इसकी जरूरत मुल्क भर में है और काम होना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए। और जैसे पहले हमने मिलजुल करके इस देश को बचाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है, अभी तो वो हालात नहीं है। अभी तो हमको इस देश के जो लोग एक अलग ढंग से सफरौन रंग में रंगना चाहते हैं, उससे कैसे बचाया जाए, इस पर रोकने की तैयारी की जा रही है। और अब जो हालात हैं, हम लोगों ने वुकला की एक टीम बना दी है जो स्टेट लेवल पर युवाओं को जो परेशान हाल है जेलों में, उनको छुड़ाने के लिए काम करेगी। सोशल मीडिया का जो आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है, हर सोशल मीडिया बेसिकली कोई गलत नहीं है। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां से अच्छी चीज भी आ सकती है, जहां से बुरी चीज भी आ सकती है। हमारे साथ दुश्वारी यह है कि हमारे लोग मीडिया पर जब जाते हैं तो कभी कभी इतना जबरदस्त रिएक्ट कर देते हैं कि फिर उसके बाद जो एक सिलसिला चल पड़ता है इस्लाम और मुसलमानों की बदनामी का, उसको हम रोक नहीं पाते। हमको उसको कंट्रोल करते हुए वो बातें सामने लानी चाहिए जो सच्चाई है। इस्लाम अगर अमन का मजहब है तो उसको किसी भी लेवल पर अमन के दामन को हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। इस्लाम अगर सच्चाई का मजहब है तो वो सिर्फ कहने से नहीं होगा, हमको अपने अमल में भी उस सच्चाई को दिखाना पड़ेगा। किताबों में लिखी हुई बहुत सारी अच्छी चीजें अगर हम अपने अमल में नहीं उतारेंगे, अपने एक्शन में नहीं लाएंगे, तो लोगों को यही लगेगा कि ये इस्लाम अगर अच्छा है, धर्म अगर अच्छा है, तो मुस्लिम समाज क्यों अच्छा नहीं है। तो हम उन चीजों को बेहतर करने के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए हम लोगों ने एक पूरी टीम बनाई हुई है कि मुल्क भर में कैसे हम हर स्टेट में सोशल मीडिया को ऑर्गेनाइज करेंगे। इसी के साथ साथ एक और बड़ा मरहला हम लोगों का ये भी इसके बाद प्लानिंग में शामिल है कि मुस्लिम समाज को अगर ऑर्गेनाइज करना है, एजुकेट करना है, समस्याओं का समाधान करना है, तो हर बात सरकार के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाने से या अपने आप को माइनॉरिटी कहने से नहीं होगी, बल्कि उसके लिए हमें सोर्सेज तलाश करने पड़ेंगे। और अगर हम वक्फ बोर्ड का सही इस्तेमाल राजस्थान से लेकर के और हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में करना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूं कि वक्फ बोर्ड एक बड़ा माध्यम है हमारे समाज की तरक्की का, जहां से बहुत सारे फंड्स क्रिएट किए जा सकते हैं, शिक्षा के बहुत सारे आयाम लाए जा सकते हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि उस बारे में भी बड़ी जबरदस्त पेशरफ्त हुई है और वक्फ बोर्ड के जो एक्सपर्टीज हैं, जिन्होंने 29 मई 2022 को ऐवान गालिब में शिरकत की थी, वो तमाम लोग इस बात के लिए मुत्तफिक हैं कि हम स्टेट वाइज चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे और लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि वक्फ बोर्ड हमको किस तरीके से आगे बढ़ाने में हमारा माध्यम बन सकता है। IMCR उसके लिए भी अपने आप को तैयार करके और एक्सपर्ट्स की एक टीम तैयार कर रही है जो वक्फ बोर्ड को से जराये को पैदा करके तालीमी महाज पर क्या काम किया जा सकता है उस तरफ पेशकदमी करेगा। तो ये वो कुछ चीजें हैं जो लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। नौजवानों की एक बड़ी तादाद, पढ़े लिखे लोगों की एक बड़ी तादाद, वकला और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की बड़ी तादाद हम लोगों के साथ जुड़ती जा रही है। समय के साथ साथ चीजें सामने आती जाएंगी और समस्याओं का समाधान संविधान के अनुरूप करने के लिए हम अपने आप को तैयार रखेंगे। मैं मान करके चलता हूं कि मोहतरम अदीब साहब, सलमान खुर्शीद साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, के रहमान खान साहब, ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने इसको अपनी तमाम तरीके के, अजीज कुरैशी साहब इस उम्र में
किस तरह से सारे स्टेट्स में पहुंच करके इस आवाज को मजबूती के साथ बुलंद कर रहे हैं, जो 3 बार गवर्नर रहे हैं। तो इन तमाम लोगों के साथ हम लोगों को लगना चाहिए। एक बात जो मैं आखिर में खास तौर से कहना चाहूंगा, हमको उलमाए किराम से बड़ी तवक्को थी कि वो शायद नब्ज पर हाथ रखकर लोगों की सही रहनुमाई फरमाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे उलमाए किराम अभी भी अपने अपने इख्तिलाफात और अपने कद से बाहर आने के लिए तैयार नहीं। मेरी बहुत अदब से दरखास्त है उन तमाम जिम्मेदार उलमाए किराम से जो जिम्मेदार शख्सियतें कहलाती हैं, मदारिस चला करके और तलबाए किराम को तैयार करके मुल्क को बचाने का काम करती हैं, वो थोड़ा सा अपने इख्तिलाफात को दूर करें, वो आगे आएं और मौजूदा हालात में जो जरूरतें हैं तालीम की, समाज की, उनको से लोगों को रूबरू कराएं। और अब मदरसों और मस्जिदों से भी ये पैगाम जाए कि अगर मुल्क को बचाना है तो हमको सबको एक साथ गैर मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर के और सड़क पर आना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अपने वजूद की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संविधान की लड़ाई लड़ना पड़ेगा और एक बार फिर उस सच्चाई को वापस लाना पड़ेगा जिसकी अब हम और आप सब जरूरत महसूस करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इन तमाम चीजों को सामने रख करके INCR का वजूद इस देश के लिए फाले नेक है, जो इस मुल्क को बचाने, बाकी रखने, आगे बढ़ाने और संविधान की तमाम तरजीहात के साथ मुल्क के तमाम तबकात को एक साथ लेकर चलने के लिए बना है। हम सब लोग मिलकर के अपने देश के लिए कुछ बेहतर कर सकें, उसके लिए मैं समझता हूं कि सबको आगे आना चाहिए और मिलजुल करके इसको बचाने का काम, इसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए।